मोदी सरकार का तीसरा बजट आ चुका है और तीसरे बजट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा। बहुत बहुत स्वागत है सर एबीपी न्यूज पे। पूरे बजट में एक खास जोर दिखा कृषि पे, ग्रामीण विकास पे। चूंकि आपकी सरकार पे कई बार ये आरोप लगे कि आप सूट बूट की सरकार है, तो क्या ये उस आरोप को धोने की कोशिश है? हम लोग इन सब बातों पे बिल्कुल कोई ध्यान नहीं देते हैं। हमारा काम है और देश की जनता ने हमें भेजा है कि हम लोग देश की तरक्की करें, देश को आगे ले जाएं। और आप सब लोगों को समझना चाहिए कि अगर देश को आगे ले जाना है, विकास लाना है, तो हमें भारत के लिए भी एक बजट बनाना है और हमें इंडिया के लिए भी बजट बनाना है। और ये जो बजट है, ये एक संतुलित बजट है, एक प्रभावशाली बजट है। इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र है, गरीब के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ किया है, और साथ साथ जो मॉडर्न 21st सेंचुरी इकोनॉमी है, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, जिसको दुनिया के हर देश के साथ compete करना है, उस आर्थिक व्यवस्था के लिए भी हम लोगों ने बहुत कुछ किया है। इसलिए जो विरोधी हैं वो तो कहेंगे जो उनको कहना है, हम लोगों को देश की सेवा करनी है। आपकी सरकार के बारे में कहते हैं कि एक राइटिस्ट सरकार है, लेकिन बजट का जो एक ताना बाना का है वो काफी हद तक सोशलिस्ट लगता है। इसको कैसे आप ये भी मतलब जो लोग कह रहे हैं उनकी कोई खास समझ नहीं होगी। मुझे बड़े अत्यंत दुख के साथ ये कहना पड़ेगा। देखिए, जो हमारी विचारधारा है और जिस प्रकार से हम लोगों ने सबका साथ सबका विकास, जो हमारा आदर्श है, इसको हम लोगों ने जिस प्रकार से इसका एक ट्रांसफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाया है, वो यूपीए सरकार जो टिपिकली लेफ्ट ऑफ सेंटर जिस टाइप की पार्टी होती है, समाजवादी पार्टी होती है, उससे बहुत अलग है। उन लोगों की विचारधारा ये है कि कंजम्पशन के द्वारा, यानी खर्चे करके, लोन वेवर करके, लोगों को सिर्फ पैसे देकर बहलाकर उनको आर्थिक व्यवस्था बढ़ाएं, ये हम लोग नहीं करते हैं। माननीय अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनकी सरकार ने भी निवेश के आधार पे और रिफॉर्म के आधार पे आर्थिक व्यवस्था बहुत ही दुरुस्त बना दी। और जो हम लोगों ने दिया यूपीए सरकार को, वो एक बहुत ही दुरुस्त, बहुत सही एक आर्थिक व्यवस्था थी, बड़ी अच्छी इकोनॉमी थी। इन लोगों ने जो हम लोगों को दिया वो इकोनॉमी थी जिसका विकास का, जो अगर उसको ट्रेन को कहेंगे, वो पटरी से गिर चुका था। तो अब हम लोगों को वो सुधार लाना पड़ रहा है। और हमारी सोच, जैसे मैंने कहा, हमारी विचारधारा जो है बिल्कुल अलग है, क्योंकि हम लोग जो ग्रोथ लाना चाहते हैं, जो हम लोग जो खर्चा करते हैं, वो हम लोग निवेश की दिशा में करते हैं। यानी अगर आप देखें कि ग्राम सड़क पे हम कितना खर्चा कर रहे हैं, हम सिंचाई पे कितना खर्चा कर रहे हैं, हम रेलवेज पे कितना खर्चा कर रहे हैं, ये निवेश की दिशा में हम लोग जा रहे हैं। और ये जब निवेश की दिशा में आप जाइए तो सिर्फ उससे वृद्धि नहीं होती है, तरक्की और वृद्धि तो होती है, पर वो सिर्फ एक साल की वृद्धि नहीं होती है, वो सालों साल की वृद्धि होती है, वो बढ़ती चली जाती है और उस भविष्य में उसका बहुत हम लोगों को लाभ मिलता है। मैं आपको बताता हूं इसका क्या अंतर है। अगर आप घरेलू तौर से इसको समझें, मतलब घर के खर्चे के आप तौर से समझें, तो आप चाहें तो जाकर रेस्टोरेंट में जाके आप खाना पीना खा लीजिए, ठीक है, आपका कंजम्पशन हुआ, आप खुश हैं, पर एक दिन का आनंद हुआ। अगर वही पैसा आप लेके जाकर एक टीवी सेट खरीद लेते हैं, यानी निवेश करते हैं आप, तो वो टीवी सेट या कंप्यूटर का आपको फायदा सालों साल मिलता चला जाता है, भविष्य में भी मिलता चला जाता है। वही पैसे आप रेस्टोरेंट में जाके खाने पे खर्च कर दीजिए या एक कंप्यूटर खरीद लीजिए, आपको ज्यादा लाभ किससे मिलेगा? उस कंप्यूटर से मिलेगा ना। बिल्कुल उसी प्रकार की हमारी सोच है। ये सोच, जिसको ज्यादातर लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट ड्रिवन, प्रोडक्टिव कैपेसिटी लेड ग्रोथ, ये राइट ऑफ सेंटर सोच है। समाजवादी सोच, जो मैंने बताया, लेफ्ट ऑफ सेंटर सोच है, उसमें कंजम्पशन पे लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। कंजम्पशन की आपने बात की, एक शिकायत जो मिडिल क्लास की है, चलिए ठीक है, आपने कहा कि 5 लाख रुपए तक की जिनकी कमाई है उनको आपने 3,000 रुपए का टैक्स में बेनिफिट दिया। उसके अलावा उनको आपने हाउस रेंट में जो है 24,000 से 60,000 कर दिया, कुल मिलाकर के 6,600 रुपए का उनको बेनिफिट मिला। लेकिन मिडिल क्लास को इसके अलावा कोई बड़ी चीज नहीं मिली, उस पर आपने सर्विस टैक्स बढ़ा दिया। मिडिल क्लास तो आपसे नाराज है। सर्विस टैक्स तो हम लोगों ने बहुत कम बढ़ाया, बस 0.5% हम लोगों ने सर्विस, लेकिन अब 15% हो गया सर। बिल्कुल। और जीएसटी जो है, जीएसटी में आंकड़े हैं कि करीब 16, 17, 18% जीएसटी होगी। तो अगर जीएसटी के साथ हम लोगों को उसको अलाइन करना है, कंसिस्टेंट बनाना है, तो थोड़ा उसको सर्विस टैक्स को हम लोगों को, तो यानी कि अभी और बढ़ाने का स्कोप जब जीएसटी आएगा तो और बहुत जगह टैक्सेस कम होंगे।
सर्विस टैक्स शायद बढ़े पर एक्साइज टैक्सेस बहुत कम हो जाएंगे, तो महंगाई काफी कम होगी उसके कारण। परंतु ये आप समझ लीजिए कि मिडिल क्लास के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ किया है। मैं आपको बताता हूं 5 सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे मिडिल क्लास के लिए। पहले तो आपने उनकी जिक्र कर ही ली है कि 5 लाख जो लोग हैं उनको 2000 से 5000 की राहत मिली है, और हाउस रेंट अलाउंस में 24,000 से 60,000 का वो ले सकते हैं। तो ये कुल मिला के दोनों 6,600 रुपए का फायदा इनको यहां होने वाला है। तीसरी बात यह है कि आप हाउसिंग देखें, अफोर्डेबल हाउसिंग, वहां हम लोगों ने फर्स्ट टाइम होम बायर को 50,000 रुपए का और हम लोगों ने राहत दी है। अफोर्डेबल हाउसिंग को हम लोगों ने कम कर लिया है। तो ये हम लोगों ने मिडिल क्लास के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बहुत हम लोगों ने उन लोगों को लाभ दिया है। चौथी बात ये है कि आप जरा शिक्षा के दिशा में जरा देखें, वहां आप देखेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान में हम लोगों ने बहुत ही एक क्रांतिकारी हम लोगों ने कदम लिया है, और वो है कि हम लोग क्वालिटी पे भी हम लोग ध्यान देंगे। तो आपके बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो उनको बेहतर शिक्षा वहां मिलेगी, क्योंकि हम लोग फैसिलिटी ज्यादा अच्छा होगा, वहां टीचर्स की ट्रेनिंग ज्यादा अच्छी होगी, शिक्षकों को ट्रेनिंग हम लोग ज्यादा देंगे, और इस तरीके से जो आपका एजुकेशन है बेहतर हो जाएगा। लेकिन साथ में एक और मैं 5वां बात जोड़ना चाहता हूं, वो है हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग की। हम लोगों ने एक हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी तैयार की है जो लोगों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लोन दे सकती है, और इस कारण क्योंकि वो लोन दे सकती है, उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कैपिटेशन फी की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो भी मिडिल क्लास जो परिवार है, उन मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। सर, सैलरी क्लास के लिए जो ईपीएफ है, एक तरीके से आपने कहा कि रिटायरमेंट स्कीम्स में हम सिमिलैरिटी ला रहे हैं, एट पार कर रहे हैं, लेकिन ईपीएफ में जो बड़ी समस्या आती है कि आपने कहा कि 1.5 लाख रुपए के ऊपर का जो भी विड्रॉल है उसको आपने टैक्सेबल कर दिया है। ये एक तरीके से उसके नहीं, ये बिल्कुल गलतफहमी है, बिल्कुल गलतफहमी में आपके प्रावधान नहीं, लोगों ने इसे गलत समझा। मैं बिल्कुल एकदम स्पष्टता से आपको समझा दूं जिसमें किसी की कोई इसमें गलतफहमी ना हो। देखिए, आज के समय अगर आपके प्रोविडेंट फंड में 10 लाख रुपए हैं, क्योंकि आपने पहले ये पैसे उसमें डाले हैं, आपकी बचत हुई है और आपने डाला है प्रोविडेंट फंड में, अक्यूमुलेट होकर वो बनकर 10 लाख हो चुका है। ये जो है 10 लाख, इसको कोई छेड़ातानी हम लोग नहीं करने वाले हैं। 10 लाख में जो टैक्स फ्री आपका विड्रॉल पहले था, वो अभी भी उसमें 40% और 60% का है। इससे कोई इसका मतलब नहीं है। ठीक है, जो आपने पहले पैसे दिए थे, जो अक्यूमुलेशन हुआ, उसको हम बिल्कुल नहीं छूने वाले हैं। अब गोइंग फॉरवर्ड जिसको कहते हैं, 1 अप्रैल 2016 से प्रोस्पेक्टिवली जिसको कहते हैं जी, प्रोस्पेक्टिवली अगर आप 1.5 लाख से ज्यादा दीजिएगा तब उस पर फिर टैक्स लागू होगा, जिसमें कि आगे गोइंग फॉरवर्ड सब जो पेंशन सिस्टम्स हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड यानी उनको एक बराबर कर देना है। पर जो पहला आपका जो एक्यूमुलेशन प्रोविडेंट फंड में, किसी को इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, कोई खतरा नहीं महसूस होना चाहिए, क्योंकि ये किसी का जो एक्यूमुलेटेड पैसा है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन सवाल यह है कि जो आदमी एक रिटायरमेंट के बाद का जो बेनिफिट ले सकता है, आप एक तरफ तो कहते हैं कि हमको लॉन्ग टर्म सेविंग को बढ़ावा देना है, उसने लॉन्ग टर्म सेविंग करी, 60 साल के बाद वो विड्रॉ कर रहा है, उसके बाद भी अगर उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़े एक सर्टेन अमाउंट पे, वो कहां तक जस्टिफाइड है? नहीं, बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि पहले तो टैक्स बहुत कम भरना पड़ेगा जी। जो आज के पैसे हैं उनकी हम बात कर ही नहीं रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अब आगे जो आप उसमें जो बचत करेंगे उस पर किस तरीके का ट्रीटमेंट होगा, मैं उसके बारे में आपको समझाता हूं। देखिए, ऐसा है कि 3 किस्म के आज के समय पेंशन प्रोडक्ट है, प्रोविडेंट फंड है, सुपर एनुएशन और भी कई सारे फंड्स हैं, एनपीएस है। बहुत जरूरी है गोइंग फॉरवर्ड, मतलब भविष्य में, कि ये तीनों जो पेंशन प्लान है वो एक बराबर हों, और उसमें हम लोगों ने क्या किया है कि सबको हम लोगों ने एक बराबर कर दिया है, और हमने कहा है कि अगर जो पैसा आप एन्युइटी में डालेंगे 40% नहीं होगा, 60% जो बचा आपका वो आप एन्युइटी में डालेंगे तो उस पर भी टैक्स नहीं। मतलब सीधा सीधा कहे कि 100 रुपए आपका पूरा बन जाता है, 40 रुपए आप विड्रॉ करेंगे, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है, 60 रुपए जो आप एन्युइटी में डालेंगे उस पर ऑलरेडी टैक्स का बेनिफिट आपको मिल रहा है, तो वहां पर आपको कोई अलग से टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर विड्रॉ करते हैं तब आपको टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, तो वो 60% को आप इमीडिएटली अगर आप विड्रॉ करें, जी, भविष्य की मैं बात कर रहा हूं, जी, हाँ, आप जो पिछले जो है उनकी बात कर रही हैं, तो अगर आप 25 साल आज के बाद आप उसमें विड्रॉ करें और 60% आप विड्रॉल कर लें, एन्युइटी में न डालें, तब आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। और तीनों जो पेंशन प्लान्स हैं, प्रोविडेंट फंड, एनपीएस और सुपर एनुएशन फंड्स, उनका सब एक बराबर होगा। सर, जीएसटी की बात करूं, चूंकि आपने बात की कि तमाम जो रेट्स हैं, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी की बात करें, चाहे सर्विस टैक्स की बात करें, उसका अलाइनमेंट जीएसटी के लिए किया जा रहा है,
लेकिन जिस तरीके का राजनीतिक एक विरोध बना हुआ है और ना ही हमें बजट में कोई जीएसटी का रोड मैप दिखा, तो क्या ये समझा जाए कि अभी भी राजनीतिक तौर पर आप आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं कि हमें बजट सेशन के दूसरे भाग में भी हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जो कि जीएसटी के लिए सबसे पहला कदम है, वो पारित करा सकेंगे? देखिए, आज के समय जो हमारे विरोधी हैं, कांग्रेस पार्टी विशेष रूप से, उनको बहुत खल रहा है कि हम लोगों ने देश में कितना सुधार लाया है और देश में किस प्रकार से लोगों का भरोसा और विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी में है। इतना विश्वास और भरोसा है, तो इसको तोड़ने के लिए ये लोग अपना राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। और जो पूरी दुनिया मान रही है, जो इन्होंने खुद अपने आप जो कानून तैयार किया था, उसे वो अब रोक रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि ये सफलता हमें प्राप्त हो। और इस कारण मैं आपको बता दूं, इस कारण महंगाई बढ़ी हुई है, इस कारण लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी अकेले कितना देश को हानि पहुंचा रही है। बताइए, कितनी अत्यंत दुख की बात है कि जीएसटी जैसा ये जो क्रांतिकारी कानून है, जिससे देश को इतना लाभ मिलेगा, जो ये खुद जिसको इन्होंने अपनाया और इसको इन लोगों ने आगे बढ़ाया, उसको आज ये लोग रोके हुए हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि देश की तरक्की हो। और जब देश की तरक्की हो, उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मिले। लेकिन सर, एक चीज है कि मार्च और अप्रैल में राज्यसभा में काफी तस्वीर बदलने वाली है। कुछ सदस्य जो कि अभी कांग्रेस के हैं या जो कहते हैं कि जो जीएसटी विरोधी हैं, वो निकल जाएंगे। तो ऐसे में आप एक रोड मैप बजट में दे सकते थे, बाजार को एक जीएसटी की सही तस्वीर दे सकते थे। कोई जरूरत नहीं थी। देखिए, ये हम लोग तो दिन पे दिन हम लोगों का यही बयान रहता है कि बजट सेशन के सेकंड हाफ में हम लोगों का अनुमान है कि जैसे आपने बताया, जो नंबर्स हैं वो बदल जाएंगे, आंकड़े बदल जाएंगे। और इस कारण हम लोगों को विश्वास है कि सिर्फ जीएसटी नहीं पर बैंक्रप्सी कोड जो है वो भी पारित हो जाएगा। ये दोनों जब पारित हो जाएंगे तो पूरी दुनिया कहेगी कि देश ने एक बहुत बड़ा कदम लिया है और देश इस प्रकार से तरक्की कर रहा है कि इसका कोई मुकाबला ही नहीं है पूरे विश्व में। लेकिन आपकी इस भावना को आखिरकार शेयर बाजार ने क्यों नहीं समझा? नहीं, उनको समझाने की बात है, मैं समझा रहा हूं। और ये आज सिर्फ नहीं, मैं तो रोज ही कहते आया हूं कि हम लोगों का पूरा विश्वास है कि बजट सेशन में दूसरे हाफ में हम लोग इसको पारित कर देंगे। दो खास प्रस्ताव हैं जो कि और लोगों को चुभ रहे हैं। एक जो आपने ज्वेलरी के ऊपर 1% का जो एक्साइज ड्यूटी लगाया है, और दूसरा जो ब्रांडेड रेडीमेड गारमेंट्स है 1000 रुपये से ज्यादा की कीमत के, इसके ऊपर भी आपने एक्साइज ड्यूटी की बढ़ोतरी की है। इन दोनों कदमों से मिडिल क्लास, या यूं कह लीजिए कि एक आम आदमी, एक बड़ा तबका जो है वो थोड़ा सा और नाराज साफ से दिख रहा है। इसको आप कैसे जस्टिफाई नहीं, हम लोगों ने और भी तो बहुत कुछ किया है। जैसे मैंने आपको अभी बताया 6600 की बात तो मैं मान लिया था। 6600 की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि हम लोगों ने जो पब्लिक सर्विसेज हैं, जो सुविधाएं, मौलिक सुविधाएं हैं, उसके लिए हम लोगों ने कितना कुछ किया है। हम लोगों ने कहा है कि राष्ट्रमार्ग के लिए हम लोग 70,000 करोड़ हम लोग 55 और 15,000, 70,000 करोड़ हम लोग, और अगर रेलवे को मिलाते 2 लाख कुल मिलाकर हम लोग 70,000 करोड़, हम लोग फिर 27,000 करोड़ ग्राम सड़क के लिए दे रहे हैं, फिर 1,21,000 करोड़ हम लोग रेलवेज को दे रहे हैं। और आपको मालूम है कि रेलवेज में कितना सुधार आया है। हमारे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, सब लोग, मैं खुद, हम लोग रेलवेज में सफर करते हैं। देखिए रेलवेज में कितना परिवर्तन आया है, कितना बदलाव आया है, इससे लोगों को बहुत सुविधा हो रही है। लेकिन ज्वेलरी और आप ब्रांडेड गारमेंट पे नहीं आ रहे हैं, जो कि ज्यादातर लोग उस चीज को है कि भाई मैं खरीदने जाऊंगा, मुझे 1% और देना है, मैं एक ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ा लेने जाऊं। हम लोग महंगाई को बहुत क्लोजली उसको हम लोग मॉनिटर करते हैं। महंगाई जो है, जिसको कहते हैं इन्फ्लेशन, वो जिस गति से बढ़ रही है वो काफी काबू में है इस समय। और अगर आप थाली पे देखें जो आपके खर्चे हैं, दाल को छोड़ दीजिए, दाल के भाव बढ़े हैं, सही है, पर अगर आप देखें कि चावल के भाव, आटे के भाव, सब्जी के भाव, दूध के भाव, अंडे के भाव, ये सब जो भाव हैं, ये सब काफी कम हुए हैं। आपको मालूम है कि अभी पेट्रोल का भाव कम हुआ है, पेट्रोल का भाव 3 रुपए कम हुआ है। और सब जो भाव हैं, आप देखिए कि इंटरेस्ट रेट्स घटे हैं,
तो कुल मिलाकर अगर टोटल खर्चा देखिए, क्योंकि सिर्फ आप एक चीज ना पकड़ें, आप सिर्फ जैसे रेडीमेड क्लोथ हैं उनको ना पकड़ें, आप सिर्फ एक और चीज इधर मत पकड़ें, आप पूरे घर मैं अभी गाड़ी पे तो आया नहीं, गाड़ी का भी एक मुद्दा है, क्योंकि गाड़ी पे भी लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल का तो खर्चा कम हुआ है। पेट्रोल तो सस्ता हो गया, चलिए ठीक है, कल महंगा भी हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे वो ट्रांसलेट हो जाएगा उधर, तो वहां तो महंगा भी होगा। लेकिन यहाँ पे मध्यम वर्ग के लोग जो हैं वो टू व्हीलर चलाते हैं, ये सब करते हैं, उन सब चीजों में हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, और थोड़ी बहुत राहत तो हम लोगों ने दी ही दी है। तो कुल मिलाकर ये जो बजट है, इस पे हम लोगों ने फिस्कल डेफिसिट पे हम लोगों ने पूरी तरीके से नियंत्रण हम लोगों ने रखा है, और इस कारण महंगाई नहीं बढ़ेगी। मैं बताऊं, सबसे बड़ा टैक्स महंगाई होती है, इन्फ्लेशन होता है। यूपीए सरकार के समय ये 9-10% हर साल बढ़ रहा था, हमारे समय ये सिर्फ 5% बढ़ा है। इस टैक्स को तो हम लोगों ने बहुत कम किया है। मध्यम वर्ग के लोग, इन्फ्लेशन तो 6 पे पहुंच गया सर। नहीं, पर उस जमाने में 12-13% था, तो हम लोगों ने उस टैक्स को, उस महंगाई को तो बहुत कम किया है। आपकी सरकार के आने के पहले जो इन्फ्लेशन रेट था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5.58% था, आज भी करीबन 5.5% है। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। वो नंबर मैं आंकड़े मेरे पास सब अच्छी तरीके से। सीपीआई इन्फ्लेशन का आप देख लीजिए, सीपीआई इन्फ्लेशन 12% था सर, 9-10-12% था, उसको हम लोगों ने कम करके मैं 2014 की बात कर रहा हूं सर, मैं आपकी सरकार के आने के ठीक पहले की बात कर रहा हूं। एक महीने की क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए वो लोग 10 साल उन्होंने राज किया, उस दौरान क्या इन्फ्लेशन रेट था उसको आप देख लीजिए, वो सब आंकड़े आपके सामने। सर एक मुद्दा बैंकों को लेकर के है, सरकारी बैंकों को लेकर के 3 जो खास बातें कही गई। आपने रिकैपिटलाइजेशन, ज्यादा पैसे देने की बात करी, आपने उनके लिए एक बैंक बोर्ड ब्यूरो जिसका कल ही जो है उसकी मंजूरी की बात की गई है, और तीसरी जो खास बात है कंसोलिडेशन की आपने बात की, विलय की बात की। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर इस पर सहमति बन सकती है? क्योंकि जब कभी भी विलय की बात आती है तो एक बड़ा तबका खड़ा हो जाता है कि ये हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है। यहां पर जो राजनीतिक विरोध होगा उसके लिए आपके पास, उससे निपटने के लिए आपके पास रास्ता क्या है? देखिए, जो कंसोलिडेशन वाला, विलय वाला जो मामला है, इसमें कोई कानून में हम लोगों को परिवर्तन लाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? नेशनलाइजेशन एक्ट में बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट 1969 का जो है उसमें कंसोलिडेशन बिल्कुल संभव है, और इसलिए हम लोग कंसोलिडेशन बिल्कुल कर सकते हैं। और सब, मतलब जो बैंकों में लोग काम करते हैं उन सबको मैं विश्वास देना चाहता हूं, भरोसा देना चाहता हूं, जो उनके टर्म्स ऑफ सर्विस हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो उनके जो टर्म्स ऑफ सर्विस हैं, जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जो हम लोग कंसोलिडेशन करेंगे वो करेंगे जो बैंक बोर्ड ब्यूरो की जो सलाह आएगी उसके अनुसार हम लोग देखेंगे कि कंसोलिडेशन किस तरीके से करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो बैंक है, हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है, मैं सब लोगों को ये समझा दूं और पूरी जिम्मेवारी से समझा दूं कि ये जो हैं ये देश के लिए एक महत्वपूर्ण एक एसेट है। अगर इन्हें हमें कंपेटिटिव रखना है, इन्हें हमें दुरुस्त रखना है, तो इन्हें हमें और कंसोलिडेट करके इस तरीके से कंपेटिटिव बनाना है जिसमें कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक हो या कोटक बैंक हो, उसके मुकाबले का हम लोगों को बनाना है। देखिए, आपको याद होगा एक जमाना था, सब लोगों को समझना चाहिए, बड़ी गौर से इस बात को समझना चाहिए। एक जमाना था जब बीएसएनएल और एमटीएनएल लीडिंग टेलीकॉम कंपनीज थे। आज के समय वो कहां रहे? एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये कंपनीज कहां रहे? और मैं आपको समझाऊं, क्योंकि यूपीए सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल में कोई सुधार नहीं लाया, कोई कंसोलिडेशन नहीं हुआ, इनको और एफिशिएंट नहीं बनाया। बीएसएनएल और एमटीएनएल का जो पैसा था, जो वैल्यू था, वो कहां गया? वो वैल्यू तो नहीं रहा ना, वो वैल्यू तो चला गया एयरटेल और वोडाफोन और इन कंपनीज में। चलिए, अभी यही उम्मीद करते हैं कि तो हमें देखिए, जो यूपीए ने गलती की, जी, जो यूपीए ने खजाना खाली कर दिया, जो यूपीए ने जो जनता के एसेट से जिनको उन्होंने बर्बाद किया, हम नहीं करेंगे। चलिए, हम यही उम्मीद करते हैं कि अर्थव्यवस्था का सुधार हो, आम लोगों का सुधार हो, और मध्यम वर्ग जो थोड़ा नाराज दिख रहा है उसको कुछ राहत मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज।